गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक 12:45 हो चुके हैं और तारीख 6 जनवरी 2021 की है। सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। 12:45 हुए हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं भाई, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि कुछ दिनों से आप लोगों के बैच में जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं चल रही हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से। जैसे परसों की जो क्लास थी वो बीच में ही चलते चलते रुक गई थी, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो थी वो चली गई थी। तो इसीलिए ये जो नुकसान आपका हुआ है इन बिटवीन पिछले कुछ एक वीक में, इन सब की भरपाई कर दी जाएगी। और इस बार हम लोग वीकेंड पर फ्राइडे और सैटरडे को या फिर सैटरडे और संडे को लंबी लंबी क्लासेस रखेंगे, एटलीस्ट 5 आवर्स के। तो सैटरडे की तो कंफर्म है बिल्कुल, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक। तो हम 5 घंटे की लंबी क्लास रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे या संडे में से भी किसी दिन में हम एक लंबी क्लास रख लें, ताकि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है आपका जल्दी से उसको समाप्त कर दें। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि क्लास नहीं हो पाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होता है, इस वजह से नहीं हो पाती है, ठीक है। अदरवाइज हमारी तरफ से जानबूझकर क्लास लेने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस हमने ही करवाना है, ये तो आप सब जानते ही अच्छी तरीके से। तो इसीलिए प्लीज, और पिछले जो एक हफ्ते में आपको थोड़ी सी असुविधाएं हुई है तो भाई उसके लिए खेद है हमें इस बात का, लेकिन घबराइए नहीं, आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हम लोगों को है, तो उन सब चीजों की भरपाई कर दी जाएगी। तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। इसी वीकेंड पर हम लंबी लंबी क्लासेस रखेंगे 2, और 2 क्लासेस रखने से, ठीक है, तो जितना भी परेशानी और जितना भी असंतोष आप लोगों के अंदर पनपा है वो सारा का सारा खत्म कर दिया जाएगा केवल 1-2 दिन में ही, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जल्दी से बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके हम द्वितीय चरण के बारे में बात कर रहे थे, सेकंड फेज के बारे में। और हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग पहुंच चुके थे 1917 तक। भाई 1905 से 1919 तक का पीरियड था। सेकंड फेज एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण, और हम सब जानते हैं इसमें हम लास्ट पहुंचे थे मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमिनेशन या फिर मॉन्टेग्यू घोषणा तक, जो 1917 में की गई थी। चलिए यहीं से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और हम सब जानते हैं 1885 से लेके 1947 तक के पीरियड को ही क्या कहा जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है, जिसके हम सेकंड फेज या द्वितीय चरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 1905 से लेके 1919 तक का पीरियड है, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण। लास्ट जो क्लास चलते चलते बंद हुई थी वो था 1917 का मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन। जिसको हम कह रहे थे मॉन्टेग्यू घोषणा। सेशन क्या है, अरे मेरे भाई
कांग्रेस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा मुझे लग रहा है आपने। जी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो मंडे का लेक्चर है वो केवल और केवल 20 मिनट का लोडेड इसलिए है क्योंकि 20 मिनट तक क्लास चलने के बाद जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो यहाँ से चली गई थी। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन था वो बीच में टूट गया था और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी दोबारा से वापस आई थी। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, वो जो 20 मिनट की क्लास है उसमें भी हमने कुछ बातें जो कही थी वो एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। 1917 में मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन या मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि भारत का राज्य सचिव जब लॉर्ड मॉन्टेग्यू को बनाया गया तो भाई मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का क्या माना जाता है, समर्थक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मॉन्टेग्यू था वो भारतीयों के फेवर में था। हम सब जानते हैं उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मित्र देशों की स्थिति थी वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, डगमगा गई थी, थोड़ी सी दयनीय हो गई थी। और दूसरी तरफ आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जब 1916 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संगम हुआ था और उधर कांग्रेस में बटे हुए जो नरम दल और गरम दल थे वो भी एक हो गए थे और इसी को हमने लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा था। इसीलिए लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा जो भारत का राज्य सचिव था एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई और इसने भारतीयों को आश्वासन दिया कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद भारतीय राज व्यवस्था में या इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीयों की भी इन्वॉल्वमेंट दर्ज की जाएगी और भारतीयों को भी ज्यादा क्या दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। और यही घोषणा जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी इसे मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन कहा जाता है या मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है जो 1917 में हुई। इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, इन 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। हम सब जानते हैं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टार्ट कब हुआ था। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब आप भी पिछली क्लास में गायब थे, है ना भाई। 1914 में शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेके 1918 तक चला था। फाइनली 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ या प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो जैसा कि मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारतीयों को कुछ राहत दी जाएगी और भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ भागीदारी भी प्रदान की जाएगी। तो बस इसी चीज को देखते हुए अगला एक्ट या अधिनियम पारित करके भारत भेजा गया और हम सब जानते हैं 1919 में एक अधिनियम आया भारत में जिसको हम जानते हैं किस नाम से लिखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दो रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से या दो प्रतिनिधियों के नाम से भेजा गया था। हम सब जानते हैं उस समय भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था लॉर्ड मॉन्टेग्यू और उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम से भेजा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट और हम सब जानते हैं इसके तहत दो महत्वपूर्ण काम किए गए थे। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम तो ये हुआ, लिख लेंगे, सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स started paying from Britain again।
हिंदी में लिखेंगे अंग्रेज अफसरों के वेतन, अंग्रेज अफसरों के वेतन अब पुनः ब्रिटेन से ही दिए जाने लगे। सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। वो अंग्रेज अधिकारी, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जिनके वेतन अभी तक भारतीय राजस्व से दिए जा रहे थे, अब वो दोबारा से ब्रिटेन से आने लगे। और दूसरा महत्वपूर्ण काम इसके तहत ये हुआ कि 1919 से लेके 1935 तक लगा दिया गया डायरकी इन प्रोविंसेस, या 1919 से ही प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। उन्नीस से लेके 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जो चला 1935 तक। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कुछ राहत दी गई थी या भारतीयों की संख्या को केंद्रीय विधान परिषद में बढ़ाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के विभाजन के बाद भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियां भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी और अंग्रेज कहीं ना कहीं इस बात से परेशान थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हमें क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और आप सब जानते हैं इसी में एक महत्वपूर्ण कदम जो अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया, उसे हम जानते हैं किस नाम से, रोलेट एक्ट के नाम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1919 में ही पारित करके भेजा गया रोलेट एक्ट। या रोलेट अधिनियम, जिसका पुरजोर विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। और हम सब जानते हैं इसे भारतीयों ने एक ब्लैक लॉ या एक काला कानून कहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के ही इस एक्ट के तहत किसी के भी ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसे सजा दी जा सकती थी। ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं। हालांकि हम रोलेट एक्ट के बारे में तीसरे नहीं बल्कि चौथे चरण के बारे में पढ़ेंगे जब हम गांधीयन एरा या गांधी युग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गांधीयन एरा की शुरुआत ही हम कहां से करेंगे, रोलेट एक्ट से करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे रोलेट एक्ट ही वो महत्वपूर्ण कानून था जिसे हमने काला कानून कहा था, या फिर दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि रोलेट एक्ट ही एक महत्वपूर्ण कानून था जो कारण बना था किसका, जिसके बारे में हम बात करेंगे 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड का। जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था या जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, हम सब जानते हैं उसे भी या उसका भी कारण एक महत्वपूर्ण क्या था, रोलेट एक्ट। क्योंकि रोलेट एक्ट का ही तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए ही पंजाब में, अमृतसर में लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट ही पारित किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम गांधीयन एरा या गांधी युग के बारे में शुरुआत करेंगे। तो यहां तक 1905 में बंगाल के विभाजन से लेकर 1919 के रोलेट एक्ट आने तक ही हम क्या पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म पढ़ते हैं या उग्र राष्ट्रवाद का काल पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे
जब हमने पढ़ा एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, तो इसी के समकालीन, इसी के कंटेम्प्रेरी या इसी के पैरेलल हमें एक और फेज पढ़ना होता है जिसको हम एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं अबाउट द थर्ड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में। लिखिए, हेडिंग डालिए, थर्ड फेज। इस आंदोलन का तृतीय चरण जिसे कहा जाता है एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। हिंदी में लिखेंगे क्रांतिकारी घटनाओं का चरण। तीसरा फेज जिसे हम पढ़ेंगे वो है एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का चरण। और ध्यान रखेंगे इसमें हम दो फेज पढ़ेंगे। पहला फेज होगा 1905 से लेके 1919 तक और दूसरा फेज होगा 1919 से लेके 1942 तक। हेडिंग डालिए और नोट कीजिए, एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का चरण। उन्नीस 1905 से लेके 1919 तक और फिर 1919 से लेके 1942 तक भारत में हुई क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का प्रथम चरण। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत में यदि हम क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बात करें या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी जाती है? महाराष्ट्र से मानी जाती है। लेकिन भारत में या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसका मुख्य केंद्र किसको माना गया? बंगाल को माना गया। लिखेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी या एक्टिविटीज इन इंडिया वर स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। लेकिन ध्यान रखेंगे, द मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का जो मुख्य केंद्र था वो क्या रहा? वो बंगाल रहा। पॉलिटी स्पेशल का नया बैच आने वाली 11 तारीख से शुरू होगा, दैट इज मंडे।
ठीक है, और उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो सैटरडे से शुरू होंगे, तो प्लीज डोंट गेट पैनिक। 11 तारीख से शुरू होगा बैच। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र में घटनाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कहां से हुई? महाराष्ट्र से हुई। दोस्तों, अगर हम क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली क्रांतिकारी जो घटना थी वो 1879 में ही घटित हो चुकी थी, जिसे हम रामोसी रिवोल्ट या रामोसी विद्रोह के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहली क्रांतिकारी घटना 1879 ईस्वी में 1879 में रामोसी विद्रोह था, रामोसी रिवोल्ट था, जो किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे बाय वासुदेव बलवंत फड़के। जो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में होने वाला फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर या प्रथम राजनैतिक हत्या, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉलिटिकल मर्डर या राजनैतिक हत्या का मतलब क्या होता है? असैसिनेशन। लेकिन ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में जो सबसे पहली राजनैतिक हत्या हुई या पॉलिटिकल मर्डर हुआ वो 1897 में हुआ। और ध्यान रखेंगे जो किया गया दो ब्रदर्स या दो बंधुओं के द्वारा, जिनके नाम थे दामोदर और बालकृष्ण। महाराष्ट्र में होने वाला सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर या सबसे पहला असैसिनेशन दो बंधुओं के द्वारा किया गया था, दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जिनका नाम दामोदर और बालकृष्ण था। और ध्यान रखेंगे इन्हीं को क्या कहा जाता था? चापेकर ब्रदर्स या चापेकर बंधु कहा जाता था। इन्हीं दोनों भाइयों को चापेकर बंधु या चापेकर ब्रदर्स कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, चापेकर बंधुओं के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या पुणे में की गई थी या पूना में की गई थी, जिसका नाम था चार्ल्स रैंड। चार्ल्स रैंड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी, इसी की हत्या चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 में की गई थी। इन भाइयों के नाम दामोदर और बालकृष्ण हुआ करते थे और इसी को महाराष्ट्र में सबसे पहला
पॉलिटिकल मर्डर या सबसे पहला असैसिनेशन माना जाता है। और ध्यान रखेंगे चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले ही साल 1898 में दोनों को एग्जीक्यूशन या फांसी की सजा दे दी गई थी। नोट करेंगे फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 1909 नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या नासिक षड्यंत्र केस। उन्नीस सौ 1909 में हुआ नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या नासिक षड्यंत्र केस, जिसके तहत ध्यान रखेंगे 21 दिसंबर 1909 को नासिक के ही एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या नासिक के ही एक दंड नायक की हत्या की गई थी। और ध्यान रखेंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या वो दंड नायक जो नासिक का हुआ करता था उसका नाम था जस्टिस जैक्सन। जस्टिस जैक्सन नाम का ही एक क्रूर दंडनायक या एक क्रूर मजिस्ट्रेट हुआ करता था और इसी जस्टिस जैक्सन की हत्या करने का प्लान हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उस दंड नायक की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा की गई थी। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में जस्टिस जैक्सन की हत्या करने वाला क्रांतिकारी था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी नासिक षड्यंत्र केस के ही तहत कुल 37 रिवॉल्यूशनरिस्ट्स अरेस्टेड। इसी के तहत कुल 37 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। और हम सब जानते हैं इन 37 लोगों में एक विनायक दामोदर सावरकर भी थे। भाई हम सब जानते हैं वीडी सावरकर, जिनको वीर सावरकर कहा जाता है। इसी में एक विनायक दामोदर
सावरकर भी थे और हम सब जानते हैं इसी के तहत विनायक दामोदर सावरकर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देकर या उम्र कैद की सजा देकर कहां भेजा गया था? सेल्यूलर जेल भेजा गया था। और इन्हें दी गई थी काला पानी की सजा। नोट कीजिए। तो ध्यान रखेंगे 1909 में जब नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या नासिक षड्यंत्र केस हुआ तो इसी के तहत 21 दिसंबर 1909 को एक दंड नायक जस्टिस जैक्सन की हत्या आनंद लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा कर दी गई। और इसी केस में अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश पुलिस के द्वारा कुल 37 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर भी थे, जिन्हें उम्र कैद की सजा देकर सेल्यूलर जेल भेजा गया था और काला पानी की सजा दी गई थी। और आप सब जानते हैं वेयर इज सेल्यूलर जेल? सेल्यूलर जेल कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में। और विनायक दामोदर सावरकर ने ही उम्र कैद की सजा काटी थी। कहां पर? सेल्यूलर जेल में। इसीलिए आज भी द एयरपोर्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाएंगे और अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आप सब जानते होंगे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम ही क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, अगला लिखिए बंगाल। अगला लिखेंगे बंगाल या बंगाल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अनुशीलन समिति की। लिखिए अनुशीलन समिति। ध्यान रखेंगे अनुशीलन समिति नाम की क्रांतिकारी संस्था की स्थापना 24 मार्च 1902 में की गई। बेसिकली अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी और ध्यान रखेंगे जिसकी स्थापना 3 लोगों के द्वारा की गई थी। पहला नाम याद रखेंगे प्रथम मित्र, जिसकी स्थापना प्रथम मित्र जो इसके पहले चेयरमैन भी थे। पुलिन दास। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 में प्रथम मित्र जो इसके प्रथम चेयरमैन भी रहे पुलिन दास और हम सब जानते हैं सतीश चंद्र
सतीश चंद्र बोस के द्वारा की गई। ये बंगाल का एक क्रांतिकारी दल था। ये बंगाल की एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसके अध्यक्ष तो प्रथम मित्र हुआ करते थे, लेकिन इसके उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद थे। इसके उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद थे। नेक्स्ट, अगली लिखिए, ढाका अनुशीलन समिति। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना भी प्रथम मित्र के द्वारा की गई। उन्नीस सौ 5 में ये एक और क्रांतिकारी संस्था, ये एक और क्रांतिकारी गुट था जिसका नाम ढाका अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना प्रथम मित्र के द्वारा 1905 में की गई थी। इसके बाद लिखेंगे 1908 मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र केस। उन्नीस सौ 8 में हुआ मुजफ्फरपुर बम कांड या मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र केस। और हम सब जानते हैं इसके तहत एक सेकंड रुकेंगे। ध्यान रखेंगे इसके तहत DH किंग्सफोर्ड नाम का ही एक न्यायाधीश इसके तहत DH किंग्सफोर्ड नाम के ही एक मजिस्ट्रेट पर बम फेंका गया।
लेकिन ध्यान रखेंगे जो बम था वो फेंका तो डीएच किंग्सफोर्ड की बग्गी पर गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये गलती से एक और ब्रिटिश अधिकारी ये जो बम था ये डीएच किंग्सफोर्ड की बग्गी पर फेंका गया था, लेकिन ये गलती से हम सब जानते हैं जो बम था वो एक ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर कैनेडी की बग्गी पर गिरा। और इस घटना में इसकी पत्नी एवं पुत्री की मृत्यु हो गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्रांतिकारी जिनके द्वारा ये बम फेंका गया था वो कौन कौन थे। हम सब जानते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। डीएच किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले हमारे दो क्रांतिकारी थे। एक का नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। ये बम फेंकने वाले हमारे दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। और हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनका पीछा किया गया तो ध्यान रखेंगे जो प्रफुल्ल कुमार चाकी थे प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के ही तहत हम सब जानते हैं खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। और हम सब जानते हैं 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। नोट कीजिए फटाफट से। अगली महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में हम बात करेंगे वो घटित हुई कहां पर? दिल्ली में।
लिखिए दिल्ली। दिल्ली में 1912 में हुआ हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। हार्डिंग बम षड्यंत्र केस। हम सब जानते हैं हु वॉज हार्डिंग, भाई हम सब जानते हैं भारत का वाइसरॉय। 1910 से लेके 1916 तक कौन बनकर आया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ अराइव्ड इन इंडिया। और जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत में आया था, जब तीसरा दिल्ली दरबार दिल्ली में लगाया गया था, तो भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि जिस समय जॉर्ज पंचम भारत में आया था उस समय भारत की अधिकांश जगहों पर सूखा और अकाल पड़ रहे थे। लेकिन एक तरफ तो सूखा और अकाल से लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ फिजूल खर्ची की जा रही थी। हम सब जानते हैं किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो बस हमारे ही दो क्रांतिकारी जिनके नाम थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, इन्हीं दोनों के द्वारा ये योजना बनाई गई कि ये जो सारा का सारा काम हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। इसीलिए 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग का काफिला दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजर रहा था, तो हम सब जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही काफिले पर बम फेंका गया। और बम फेंकने वाले हमारे दो क्रांतिकारी थे, एक रास बिहारी बोस और दूसरे सचिंद्र सान्याल। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। और आप सब जानते हैं कि इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बुरी तरीके से घायल तो हुआ, लेकिन वो मारा नहीं गया, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी केस में उसका ड्राइवर मारा गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो रास बिहारी बोस थे वो भागने में सफल हुए और कहां चले गए? जापान चले गए। और इन्हीं रास बिहारी बोस के द्वारा ही 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। और हम सब जानते हैं रास बिहारी बोस को ही सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु माना करते थे, और इन्होंने मदद भी की किसमें?
आजाद हिंद फौज की स्थापना या गठन करने में आजाद हिंद फौज का गठन करने में भी मदद की थी किसने? रासबिहारी बोस ने। फटाफट से नोट करेंगे। रासबिहारी बोस जापान चले गए थे 1942 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, गठन किया था। और आजाद हिंद फौज के गठन में भी मदद की थी। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हैं जो 1905 से 1919 के बीच में हुई थी। चलिए आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हमारी मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के सेकंड फेज या द्वितीय चरण के बारे में, जिसमें हम 1919 से लेकर 1942 तक की क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। और कल जानेंगे महत्वपूर्ण रूप से उन क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में जिनसे संबंधित आपने महान महान क्रांतिकारियों के नाम सुने हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और नन अदर देन हमारे प्रिय चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चलिए जी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई क्लास की इरेगुलरिटी की वजह से परेशान मत हो, मैंने आपको आती बता दिया था। इस बार वीकेंड पर हम दोनों दिन या 2 दिन है ना लंबी लंबी क्लासेस रखेंगे, मिनिमम 5 आवर्स के। तो जितना भी परेशान और जितनी भी असुविधाएं आपको हुई है उन सब का क्या कर दिया जाएगा? समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये टॉपिक है, इसको हम इसी हफ्ते के अंत तक क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।